नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी पे। और आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिचय पार्ट 2 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि साक्ष्य विधि प्रक्रिया विधि क्यों है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि साक्ष्य विधि एक प्रक्रिया विधि है। यह सत्य है कि साक्ष्य विधि प्रक्रिया विधि है, लेकिन किस प्रकार से यह प्रक्रिया विधि है, आज हम उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि जो साक्ष्य विधि है वह वास्तव में प्रक्रिया विधि तो है, लेकिन वह किन किन साक्ष्य अधिनियम के किन किन प्रावधानों से मिलकर यह कहा जा सकता है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि साक्ष्य विधि एक प्रक्रिया विधि है। तो आज हम इसी को एक चार्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि जो साक्ष्य विधि है वह एक प्रक्रिया विधि है। तो आइए शुरू करते हैं। साक्ष्य विधि प्रक्रिया विधि है। जैसा कि चार्ट में कुछ सेक्शन दर्शाए गए हैं, 165 का पैरा 2, 136 का पैरा 1, 101 रेड विथ 102 और धारा 5। अगर हम सबसे पहले धारा 165 की बात करें तो इसका जो पैरा 2 है जो बताता है कि परंतु निर्णय उन तथ्यों पर, जो निर्णय है यह निर्णय है, पहले मैं बैर पढ़ देता हूँ कि परंतु निर्णय को उन तथ्यों पर जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक रूप से साबित किए गए आधारित होना चाहिए। तो जो निर्णय है वह किस पर आधारित होगा, यह बात यह कहता है पैरा 2 165 का पैरा 2 यह बात कहता है कि जो निर्णय है वह दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो सुसंगत तथ्य और एक सम्यक रूप से साबित, जो कि धारा 165 का पैरा 2 यह बताता है। अगर हम धारा 136 की बात करें तो इसका जो पैरा 1 है वह भी यह दो बातों को बताता है कि जो ग्राह्यता है, जो साक्ष्य की ग्राह्यता है वह दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो रिलेवेंट फैक्ट सुसंगत तथ्यों पर और सम्यक रूप से साबित किए जा सकते हैं। यह आपको धारा 136 पैरा 1 कहता है। अगर हम धारा 136 पैरा 1 पढ़ते हैं तो यह कहता है कि जब कि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा या अवकथित तथ्य यदि वह पूछ सकेगा कि अवकथित तथ्य यदि वह साबित हो जाए तो किस प्रकार सुसंगत होगा। तो ग्राह्यता भी सुसंगत तथ्य पर ही डिपेंड करती है कि अगर वह सुसंगत तथ्य है, मतलब वह किस प्रकार सुसंगत है, तो वह ग्राह्य मान लिया जाएगा। और यदि न्यायाधीश यह समझता है कि वह तथ्य साबित हो गया तो सुसंगत होगा, तो अगर यह तथ्य साबित हो गया, जो वह बात कह रहा है, अगर वह साबित हो गया, सम्यक रूप से साबित हो गया जिसकी बात की गई है, तो वह उसको ग्रहण कर लेगा। तो ग्राह्यता के भी दो नियम होते हैं, एक सुसंगत होना चाहिए और दूसरा सम्यक रूप से साबित होना चाहिए। अगर बात करें धारा 101 रेड विथ 102, तो धारा 102 और 101 जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ से संबंधित है, और यह कहती है कि निर्णय चाहने वाले पक्षकार को तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा। मतलब जो निर्णय चाह रहा है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ है, सबूत का भार है कि निर्णय चाहने वाले पक्षकार को तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा। मतलब जो मांग कर रहा है कि निर्णय चाहिए, उसको पक्षकार को तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा। और अगर हम बात करें धारा 5 की, तो साक्ष्य देने का अधिकार, तो साक्ष्य जो दिया जाता है वो दो बातों पर आधारित होता है, सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य। अगर धारा 5 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इसके पश्चात अर्थात एथेंस पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनास्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किन्हीं अन्यों का नहीं। तो
धारा 102 में कहा गया 101 और 102 में कहा गया कि तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा। तो जो यह तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा वह बात धारा 105 में बताई गई है कि 105 में बताई गई कि साक्ष्य देने का अधिकार जो है वह केवल सुसंगत तथ्यों और विवादक तथ्यों से संबंधित है, और जो कि उसके अस्तित्व और अस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किसी अन्यों का नहीं दिया जा सकेगा। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल कहता है कि x ने y से एक संविदा की और y ने उस संविदा को भंग किया। x ने y से संविदा की और संविदा y ने उसको भंग कर दिया, और जब भंग कर दिया तो x ने y से प्रतिकर की मांग की। तो जो प्रतिकर की मांग की अर्थात जो प्रतिकर x y से वसूलेगा वह मतलब कि वह किससे वसूलेगा, किस प्रकार वसूलेगा और कैसे वसूलेगा, इन सभी चीज़ों के लिए आपको यह सेक्शन 165 पैरा 2, 136, 101, 102 और धारा 5 पर आधारित है कि वह किस किस प्रकार से जो है आगे का कार्य कर सकेगा, एक किस प्रकार से वाद दायर करके या वाद या कार्यवाही के माध्यम से वह किस प्रकार प्रतिकर पाने का हकदार होगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट पॉइंट है, जिसमें बताया गया कि साक्ष्य विधि अभिवचन पर लागू नहीं होती है। साक्ष्य विधि अभिवचन पर लागू नहीं होती, इसका मतलब यह है कि जो अब प्रक्रिया है, जो अभी प्रक्रिया की बात की गई है, वह किस प्रकार से अभिवचन पर आधारित है और किस प्रकार से अभिवचन पर आधारित नहीं है। इसको भी एक चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे तो जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया है, इसका भी उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से यह जो है प्रक्रिया जो है साक्ष्य विधि जो है अभिवचन पर लागू होती कि नहीं होती है। तो इसके लिए हम अभिवचन पर दो भागों में बांट लेंगे कि एक जो प्रक्रिया है वो अभिवचन पर आधारित है और एक प्रक्रिया अभिवचन पर आधारित नहीं है। जो अभिवचन पर आधारित तो इससे संबंधित तथ्य है वो आपको, इससे संबंधित जो प्रक्रिया है आपको ऑर्डर 6 से और 8 के मध्य है CPC में, और इसका मतलब होता है कि अपनी बात को कहना। अभिवचन का तात्पर्य होता है अपनी बातों को कहना। अगर हम इसको दो भागों में बांट दें तो एक हो जाएगा आपका सिविल मामला और एक आ जाएगा दांडिक मामला। तो सिविल मामला था CPC में ऑर्डर 6 से 8 के बारे में बात की गई है और CRPC में 211 से 224 के बारे में भी बात की गई है। अब जो CPC में है वो आपका पद और संपत्ति पर आधारित होती है, और जो 211 से 214 की बात है दांडिक मामलों में व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है। अगर हम बात करें आपकी अपनी कही बातों को किस प्रकार साबित करना होगा, तो इसके लिए हम साक्ष्य विधि का प्रयोग करेंगे, और साक्ष्य विधि का प्रयोग करेंगे तो उसमें आपका सिविल और दांडिक दोनों मामलों पे लागू होगा, सिविल और दांडिक दोनों मामलों में लागू होता। तो आज हम जो है अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, और जल्द ही आगे की हम जो हमारा जो कुछ लेक्चर एविडेंस के हुए थे और कुछ प्रॉब्लम से वो आगे पूरे नहीं हो पाए, तो हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव प्रेषित करें कि अगर यह जो ग्राफ के माध्यम से हम समझने का प्रयास किए हैं वह अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और हाँ, इसकी PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। आपको व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक और फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आप लेट्स क्रैक जुडिशरी के नाम से एक पेज है और लेट्स क्रैक जुडिशरी के नाम से ही व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें आपको PDF और हाँ उसमें रोज़ाना करंट का मैटर भी पोस्ट किया जाता है। तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद।